नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे राजस्थान में सियासी रार की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत ने राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने की अपील की थी, तो राज्यपाल ने नियम का बहाना बनाकर पेंच लगा दिया। राज्यपाल ने गहलोत के सामने 3 शर्तें रखी, जिसमें सरकार को सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देकर बुलाया जाए, दूसरे विश्वास मत हासिल करने की स्थिति में बुलाया जा सकता है, तीसरा कारण यह बताया कि अगर इतने संख्या में लोग जुटेंगे तो कोरोना संक्रमण नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी स्पीकर ने याचिका वापस ले ली। अब सवाल है कि क्या गहलोत राज्यपाल की कौन सी शर्त मानेंगे। जब गहलोत के पास संख्या बल है तो विश्वास मत क्यों लाएंगे। क्या गहलोत को लगता है कि उनके पास बहुमत नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो वो परेशान क्यों हैं? जब बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है तो उन्हें क्यों डर लग रहा है और उनकी सरकार गिर जाएगी, ये क्यों भय उन्हें है? क्या बीजेपी के दबाव में राज्यपाल काम कर रहे हैं? क्या राज्यपाल जानबूझकर शर्तें रख रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट। राजस्थान के सियासी संकट के बीच विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधायकों के अयोग्यता नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली। उनके वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस मामले में अभी सुनवाई की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ने पर दोबारा तैयारी के साथ आएंगे। पायलट खेमे की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्र बुलाने की फाइल दूसरी बार लौटा दी। खबरों के मुताबिक राज्यपाल ने कहा कि कोरोना के बीच विधायकों को सदन में बुलाना मुश्किल होगा। गवर्नर ने सरकार से पूछा कि क्या आप विश्वास मत प्रस्ताव चाहते हैं। इस बात का जिक्र आपके पत्र में नहीं है, लेकिन मीडिया में आप ऐसा ही बोल रहे हैं। साथ ही पूछा कि आप सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देने पर विचार कर सकते हैं। आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर कभी भी स्पीकर के विधानसभा के अध्यक्ष के नोटिस को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की गई किसी शुरुआत की गई किसी कार्रवाई को आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी रोका नहीं गया। मोदी सरकार और भाजपा ने देश के प्रजातंत्र और संविधान पर हमला बोल रखा है। राजस्थान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई कांग्रेस सरकार गिराने के भाजपाई षड्यंत्र से ये साफ है कि विघटनकारी ताकतें प्रजातंत्र को दिल्ली दरबार की दासी बनाना चाहती है। उधर राजस्थान में चल रही उठापटक के बीच राजस्थान को छोड़ देश भर के राजभवनों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है, सरकार गिराने की साजिशें रची जा रही है और जनता द्वारा चुनी गई सरकार को हटाने का प्रयास हो रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। गवर्नर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो गहलोत और उनके जो एमएलए हैं, जिस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स कांग्रेस गवर्नर के ऊपर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर जिस तरह से दबाव डाल के अपनी राजनीति करना चाहती है, तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि मैं किसी दबाव में फैसला नहीं लूंगा। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी कांग्रेस को अपने ही मकड़ जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री की लड़ाई को लेकर वैसे तो कांग्रेस ने पूरे देश में राजभवन के घेराव का कार्यक्रम किया, लेकिन राजस्थान को इस विरोध प्रदर्शन से दूर रखा गया। कांग्रेस का मानना है कि इसको आधार बनाते हुए कहीं राष्ट्रपति शासन की सिफारिश न कर दी जाए, इसीलिए ये तय किया गया कि राजस्थान में राजभवन के बाहर कोई भी प्रदर्शन नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो राजस्थान में दरअसल जिस तरह से उठापटक चल रही है, सियासी उठापटक चल रहा है, उसके बाद अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ये सियासी उठापटक क्यों? अगर गहलोत के पास समर्थन है, बहुमत है, तो फिर आखिर क्यों वो विधानसभा सत्र बुलाने के लिए परेशान है? क्यों वो अल्पमत, क्यों वो अपना ये बहुमत साबित करने के लिए परेशान है? ये यहाँ पर एक सवाल बन जाता है, क्योंकि अब राज्यपाल ने भी शर्त रख दी है कि अगर सत्र बुलाया जाएगा तो इस कंडीशन में बुलाया जाएगा, 21 दिन का पहले नोटिस देना पड़ेगा, दूसरे विश्वास मत हासिल करने के लिए की स्थिति में ही ये सत्र बुलाया जाएगा। तीसरा कारण ये भी बताया गया है कि कोरोना
काल में अगर सत्र बुलाया जाता है, वहां पे तकरीबन 200 विधायक जुटते हैं, तो ऐसे में क्या सुनिश्चित किया जाए, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा? तो ये तमाम जो शर्तें हैं वो रखी है राज्यपाल ने। लेकिन आज हम इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे कि आखिर ये नौबत ही क्यों आई। राजस्थान में अगर ये स्थिति है तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, और आखिर इन सब के बीच में जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, तो आखिर क्यों कर रही है? इस पे तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। पुनीत कर्णावत जी हैं हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। पुनीत जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ संगीता गर्ग जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। संगीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर पुनीत जी आपसे है, क्योंकि बीजेपी पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कराने की कोशिश कर रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में भी जो कुछ घटनाक्रम हुआ था वो सभी के सामने है, कर्नाटक में जिस तरह की स्थिति हुई थी वो सभी के सामने है। क्यों आखिर बार बार बीजेपी पर आरोप ये लग रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी करवाती है? देखिए नेहा जी, ये विघटित होती कांग्रेस का प्रलाप है। कांग्रेस लगातार टूट रही है, बिखर रही है। कांग्रेस नेतृत्वहीनता की स्थिति में आ गई है। कांग्रेस को पता नहीं है कि इसको क्या करना है और कहां जाना है। अगर मैं बहुत सरल शब्दों में कहूं तो कांग्रेस के सामने कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सॉल्यूशन क्या है ये उन लोगों को पता नहीं है। जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान के अंदर पिछले 18 महीने में जिस प्रकार का कुशासन राजस्थान में देखा है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं देखा। स्वयं मुख्यमंत्री जी का कहना है कि पिछले 18 महीने से उनका उनके उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी से कोई संवाद नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। अगर लोकतंत्र इस तरीके से चलता है, सरकारें इस तरीके से चलती हैं, तो ये अपने आप में अकल्पनीय है। ये जो कुछ राजस्थान में आज संकट है वो कांग्रेस का अंतर्कलह है, कांग्रेस में सत्ता की लड़ाई है, कांग्रेस। लेकिन सर, इस बीच बीजेपी के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, ऑडियो टेप जारी हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, उसे कैसे देखते हैं आप? नेहा जी, जिस ऑडियो टेप या ऑडियो क्लिप की बात की जा रही है, उस ऑडियो क्लिप को कोई भी ऑथेंटिकेट करने को तैयार नहीं है। गली गली के अंदर मिमिक्री आर्टिस्ट घूमते हैं, कौन किसकी आवाज में बोल रहा है इसके बारे में कहना मुश्किल है। हमारे यहाँ पर श्रीमान अशोक गहलोत जी की आवाज निकालने वाले आपको हर मोहल्ले में मिल जाएंगे। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी की भी आवाज में बात करने वाले राजस्थान में मौजूद हैं। उस टेप को कोई ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा। राजस्थान सरकार ने उसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। कोई ये बता नहीं रहा कि इस टेप को नहीं। तो खबर तो ये थी कि केंद्रीय मंत्री खुद ही ऑडियो टेस्ट देने के लिए राजी नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए? कैसे ये पता लगाया जाए कि वो आवाज किसकी थी? मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, केंद्रीय मंत्री ने को इस बारे में प्रॉपर सम्मन भी नहीं किया गया है, कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। एक नोटिस उनके पीएसओ को दे दिया गया है। और केंद्रीय मंत्री हर कोई किसी भी ऑडियो क्लिप के ऊपर अगर जवाब मांगेगा तो ये संभव नहीं है। जिन्होंने ऑडियो क्लिप जारी किया वो लोकेश शर्मा है, ओएसडी है। नहीं तो नोटिस सर किसको देना चाहिए था? नोटिस किसको देना चाहिए था सर? जिनका नाम है उनको दीजिए। एफआईआर में नाम ही नहीं है गजेंद्र सिंह जी का। जो एफआईआर दर्ज कर रही डॉक्टर महेश जोशी जी के द्वारा, उसके अंदर किन्हीं गजेंद्र सिंह का जिक्र है। गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। कोई ऑथेंटिकेट करने को तैयार नहीं है, कोई ऑन करने को तैयार नहीं है। ये ऑडियो क्लिप कहाँ बनी, कब बनी, ये कहाँ किसने रिकॉर्ड की, वो कौन से फोन नंबर थे जिनके बीच में ये बात हुई, वो कौन सी तारीख थी जब ये बात हुई। अगर ऐसे वेग ऑडियो क्लिप्स और वीडियो क्लिप्स के ऊपर अगर कोई संज्ञान लिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि ये तो हजारों की संख्या के अंदर आपको इंटरनेट के ऊपर मिलते हैं जो दूसरों की आवाजों में निकाले हुए। ठीक है, संगीता जी का रुख करते हैं। संगीता जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अब ये राजस्थान में जो घटनाक्रम हो रहा है, ऐसे इससे पहले तो नहीं देखा गया, लेकिन अब ये राजस्थान की लड़ाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है, राजभवन तक जा पहुंची है। ये मैम नौबत क्यों आई? क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? संगीता जी। संगीता जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। खैर, निरंजन जी का रुख करते हैं। निरंजन जी, क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं? ये आखिर घटनाक्रम क्यों देखने के लिए मिल रहा है? देखिए नेहा जी, घटनाक्रम सारा का सारा ये सत्ता की मलाई चाटने का एक षड्यंत्र है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो राजस्थान सबसे बड़े प्रदेशों में से एक राज्य आता है और उस प्रदेश को आज पिछले 20-25 दिन से वो अस्थिर है। वहां पे कोई सरकार प्रॉपर कार्य कर नहीं रही है। तो मैं किसी भी पार्टी या किसी भी पॉलिटिक्स के बीच में ना जाकर के मेरा अपना जो वर्जन है वो बताना चाहता हूँ। नेहा जी, मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम ये राजनीतियां जो है चलती रहेंगी, होता रहेगा, लेकिन अभी जो एक कोरोना काल चल रहा है, एक महामारी चल रही है, वैश्विक महामारी चल रही है, इस महामारी के दौरान कम से कम इन राजनीतिक पार्टियों को ये चीज समझनी चाहिए कि आज पूरी की पूरी राजस्थान की जनता त्राहिमाम है, वहां कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं और ऐसी सिचुएशन के अंदर ये एक राजनीतिक फुटबॉलबाजी वहां पे चल रही है कि वो कभी उधर बॉल मार रहा है, कभी उधर बॉल मार रहा है, ना कि जनता का जो कार्य होना चाहिए, जनता के लिए जो स्वास्थ्य कार्यों के अंदर जो बढ़ोतरी होनी, इसलिए ना वहां पे ना केंद्र के द्वारा, ना राज्य के द्वारा, ना अपोजिशन के द्वारा, ना पोजीशन के द्वारा उस चीज के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। केवल और केवल एक सत्ता लोलुपता जिसको कहते हैं कि एक वर्ग जो है अपनी सत्ता बचाना चाहता है, दूसरा वर्ग अपनी सत्ता प्राप्त करना चाहता है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नेहा जी, आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो अब जैसे मान लीजिए सचिन पायलट जी के विद्रोह के बाद में, मैं इसके अंदर सचिन पायलट जी को कहता हूं कि कम से कम 2-4 महीने वो भी वेट कर लेते कि कम से कम वो कहते हैं ना आपातकाल के अंदर तो नेहा जी बिच्छू भी एक घाट पे आकर के बैठ जाते हैं, उस टाइम तो वो भी दुश्मनी भूल जाते हैं। तो यहाँ पे इनको देखिए, जनता बड़ा इस टाइम बड़ी त्रस्त है और बड़ी त्राहिमाम है और ये इनको निश्चित रूप से ये राजनीति का गिरता हुआ पतन में देख रहा हूं कि आज ये इस चीज को ना देख करके, आज देखिए मैं आपको बता देता हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना की क्या पोजीशन है और राजस्थान के अंदर कोरोना की क्या पोजीशन है। कम से कम इस चीज के लिए ये दिल्ली मॉडल को ही देख लेते। आज जैसे दिल्ली सरकार, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिल्ली सरकार के अंदर जिस तरीके से 1-1.5 महीने पहले लॉकडाउन खुलने के बाद में जो कोरोना का जो एक भूचाल आया था उस टाइम जो यहाँ की सरकार, चाहे उन्होंने किसी के भी पैर पकड़े, केंद्र के पैरों में लौटे, चाहे जहां पे भी उनको जिसके सबब से गिराना पड़ा वो उन्होंने जाकर के और जनता की भलाई के लिए उन्होंने दिल्ली के अंदर आज स्थितियों को उन्होंने कंट्रोल किया है। तो मेरे हिसाब से राज्यपाल साहब को भी, मुख्यमंत्री जी को भी, उप मुख्यमंत्री जी को भी और अपोजिशन को भी, केंद्र को भी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी ये जो इनकी जो ये राजनीतिक कुश्ती है इसको थोड़े दिन के लिए स्थगित करनी चाहिए। अभी देश के ऊपर बहुत ज्यादा संकट वैसे ही आ रहे हैं, चाइना हमारे बॉर्डर पे बैठा हुआ है, कोरोना हमारे गले तक पहुंचा हुआ है, जनता के गले तक पहुंचा हुआ है और यहाँ पे ये सब चीजें चल रही है। मैं इसको बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण मानूंगा जी। वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है, क्योंकि संगीता जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। संगीता गर्ग जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो राज्यपाल ने 3 शर्तें रखी हैं उसे आप किस तरह से देखती हैं? हेलो जी, हेलो संगीता जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो हेलो जी, संगीता जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, बताएं नेहा जी। जी, फिर से क्वेश्चन हो। जी, संगीता जी, सवाल ये है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से उठापटक लगातार जारी है, ये पूरा मामला अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, राजभवन तक जा पहुंचा है। सवाल ये है कि जहां कांग्रेस सत्र बुलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, राज्यपाल से भी मुलाकात की और ये कहा गया कि सत्र आप बुलाया जाए, राज्यपाल ने 3 शर्तें जो रखी हैं, 3 शर्तें, उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पहली बात कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी है, ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है। और मैं इसको ये कहूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन किया जा रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में जब सरकार बनानी होती है, जब भारतीय जनता पार्टी के पास यूं मान लीजिए कि उनको लगा कि हमारे पास बहुमत है, तो वहां
गवर्नर साहब खुद ये कहते हैं, महामहिम गवर्नर साहब ये खुद कहते हैं कि आप बहुमत साबित कीजिए। महाराष्ट्र में आज सुबह गवर्नर साहब मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो राजस्थान के गवर्नर साहब को ऐसी कौन सा दबाव था कि जिसके तहत उन्होंने इजाजत विधानसभा बुलाने की इजाजत नहीं दी। प्रश्न यहाँ पर आता है। संगीता जी, ऐसा नहीं लगता कि ये परिपाटी तो कांग्रेस की दी हुई है? देखिए क्या कह रहे हैं नेहा जी, ये परिपाटी तो कांग्रेस की ही है, लोकतंत्र की हत्या करने का आज आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए क्या क्या किया है ये आपको बखूबी पता होगा। नेहा जी, मैं आपको, मुझे लग रहा है कि आप एंकर के बजाय बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वहां बैठी हैं। नहीं संगीता जी, आपकी दिक्कत नहीं है मैम। ये जब सवाल पूछा जाता है ना तो ये एंकर पे आरोप लगते रहते हैं और हमें इस बात से कोई फिक्र नहीं है, कोई हमें मतलब नहीं है। आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बना दीजिए या कांग्रेस का या फिर किसी अन्य पार्टी का, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन सवाल जो तो आप सवाल का जवाब ले लीजिए। आप मुझसे सवाल कर रही हैं या जवाब आप दे रही हैं? नहीं, मैं आपको उस बात का जवाब दे दूं क्योंकि आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बता रही हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको जवाब दे दूं कि मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता मैम। आप मुझे किसी भी पार्टी का प्रवक्ता बना दीजिए, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। रूप में बात कर रही है या मेरे से सवाल कर रही है? आप इसको क्लियर कर लीजिए पहले कि आप बीजेपी की तरफ से जवाब मत दीजिए। आप सवाल कीजिए ना, हम मना कब करते हैं? नहीं तो मैं आपसे जो सवाल पूछूं आप उसका जवाब दीजिए ना। क्या नहीं लगता कि ये परिपाटी कांग्रेस की ही दी हुई है? नेहा जी, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि महामहिम गवर्नर राजस्थान कलराज मिश्र जी का खुद का यूपी के, जब वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे तब वहां पे गवर्नर हाउस का उन्होंने घेराव किया था। अब कलराज मिश्र जी को पुरानी बातें याद कर लेनी चाहिए कि जब मैं स्वयं यूपी का प्रदेश अध्यक्ष था भाजपा का, तब मैंने गवर्नर हाउस का घेराव किया था। तो आज राजस्थान को गलत क्यों ठहराया जा रहा है अपने अधिकारों के लिए? और आप अधिकारों की ये चीज तो बात नहीं हुई वहां, तो बहुत यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने पहले ही हर 2-3 बार से वो जाके गवर्नर साहब से मिल रहे थे, निवेदन कर रहे थे और पहले ही दिन उन्होंने निवेदन किया था कि हमें विधानसभा सत्र आहूत करने की इजाजत दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब सीधे से सीधे आप ये तात्पर्य लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नर साहब के ऊपर से कोई दबाव है। अदरवाइज संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रथम व्यक्ति, जो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं, जो शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको गरिमा में निर्णय लेते हुए, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ निर्णय लेते हुए विधानसभा आहूत करने की इजाजत देनी चाहिए थी। ठीक है संगीता जी, एक सेकंड, एक सवाल मेरा और है। आपने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करने का आपने आरोप लगाया। ठीक है, सवाल इस बात को लेकर है कि स्पीकर के जरिए विधायकों की सदस्यता रद्द करना, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि आप चुने हुए विधायकों की आप सदस्यता रद्द कर रहे हैं? आप पार्टी से निकाल सकते हैं, क्या विधायक की सदस्यता रद्द कर सकते हैं क्या? नेहा जी, मैं चाहूंगी कि एक बार आप फिर से क्वेश्चन दोहरा दें क्योंकि मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। संगीता जी, सवाल ये है कि चुने हुए विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नोटिस देना, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या संगीता जी? देखिए नेहा जी, इसका भी सीधा सा जवाब मैं देना चाहूंगी कि 19 विधायक कहाँ पर हैं? जहाँ पर तमाम कांग्रेसी विधायक हैं वहाँ पर तो नहीं है। वो किसके संरक्षण में है, किसके पालन और पोषण में है? कौन उनको पोषित कर रहा है, कौन उनको नहीं, आप मेरे सीधे से सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? सुनिए, आप मेरे को पूरी बात करने दीजिए ना, आपको वो जवाब मिल जाएगा। ठीक है। कौन उनको संरक्षित कर रहा है, कौन उनको वकील उपलब्ध करा रहा है, वो किसके संरक्षण में है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक होटल है, मानेसर का एक होटल है जो हरियाणा की पुलिस के वो पूरे संरक्षण में है, वहाँ पर वो विधायक वहाँ पर रहे। दैट मीन्स कि वो कांग्रेस के जहाँ सारे विधायक है वहाँ पर नहीं है। दूसरी बात, जब स्पीकर महोदय उनको ये कहते हैं कि आप यहाँ पर, उनको स्पीकर महोदय ने तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन जो मुख्य सचेतक महेश जोशी जी हैं वो उनको कहते हैं
विहिप जारी किया जाता है कि आप विधायक दल की बैठक में आइए, लेकिन पहली मीटिंग में वो नहीं आए, दूसरी मीटिंग में वो नहीं आए, लेकिन विधायकों का तो ये कहना है कि बैठकों में आने के लिए बार बार व्हिप जारी किया जाता है। अगर आप सत्र में बुला रहे हैं, व्हिप जारी करते हैं तो समझ में आता है, अब बैठकों में बुलाने के लिए भी अगर आप व्हिप जारी करते हैं तो ये हमें समझ नहीं आता है। आपके ही विधायक इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर राजनीतिक दल अपने उस पर अगर व्हिप जारी करता है कि एक बार मीटिंग हो चुकी है, आप उसमें उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उन्हीं के कारण दोबारा विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन वहां पर भी वो सारे के सारे अनुपस्थित हुए, और दोगला चाल चेहरा चरित्र उन विधायकों का भी यहाँ नजर आ रहा है कि एक तरफ वो कहते हैं कि नहीं, तो आप विधायकी रद्द कर देंगे उनकी, छोड़ी, आप उनकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं क्या? पार्टी के संरक्षण और पोषण में वहाँ बैठे हैं, तो अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वो विधायक भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पैसों पर काम कर रहा है। जो भारतीय संगीता जी, विधायक की सदस्यता रद्द की जा सकती है क्या इस कंडीशन में स्पीकर के जरिए? देखिए, मैं आपको वही कह रही हूँ कि आप बार बार उन सीमाओं को लांघ रहे हैं जिन सीमाओं के लिए आपको बार बार निवेदन। तो मैम आप पार्टी से निकालिए ना, आप पार्टी से निकालिए, आप किसी चुने हुए विधायक की क्या विधायकी रद्द कर देंगे, सदस्यता रद्द कर देंगे क्या? ने उनसे निवेदन किया है, लेकिन बार बार उस सब निवेदन का उल्लंघन आप कर रहे हैं, तो इसका क्या अंदाजा लगाया जाए या इसका क्या अर्थ लगाया जाए, ये आप भली बात ही जानते हैं। ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि क्यों उनको संरक्षण दे रही है, क्यों उनको वकील उपलब्ध करा रही है, क्यों उनको पोषित कर रही है। मुझे जो पूछना होगा मैं पूछूंगी संगीता जी, लेकिन जिस सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाह रही हूँ आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। ठीक है पुनीत जी, सवाल इस बात को लेकर है कि 21 दिन का नोटिस देना, उसके बाद ये कोरोना काल है, संक्रमण फैलने का खतरा, और अगर विश्वास मत होगा उस वक्त में सचिव भी मौजूद होंगे, ये तमाम तरह के जो तर्क दिए जा रहे हैं राज्यपाल की तरफ से। देखिए, ये अब ऐसे मत कहिएगा कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कहने पर राज्यपाल काम करते हैं। कोई भी केंद्र में पार्टी होती है वो हथियार की तरह राज्यपाल को इस्तेमाल करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो क्या इस वक्त केंद्र में क्योंकि बीजेपी है वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है राज्यपाल का? नेहा जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, उससे पहले जो संगीता जी कह रही थी उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। संगीता जी लगातार लोकतंत्र की हत्या के बारे में बात कर रही थी। लोकतंत्र की हत्या अगर हो रही है तो कांग्रेस में हो रही है, वहाँ आंतरिक लोकतंत्र ही खत्म हो चुका है। वहाँ के किसी 19 विधायक में से एक भी विधायक ने ये नहीं कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो किसी अन्य दल को ज्वाइन कर रहे हैं या अन्य दल में शामिल हो रहे हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद के उनके दल में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त होने के कारण ये सारी की सारी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। अब मैं आपको, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं राज्यपाल महोदय का, तो राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और मैं नहीं समझता कि राज्यपाल और कलराज मिश्र जी जैसा व्यक्तित्व किसी के दबाव में आकर कोई कार्य करेगा। उन्होंने जो भी प्रश्न पूछे हैं वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड हैं और रिलेवेंट हैं। 23 तारीख की रात को अशोक गहलोत साहब उनसे मिलते हैं और उन्हें सत्र आउट करने का निवेदन करते हैं, और जो पत्र उनको दिया जाता है उसमें ना तारीख है, ना एजेंडा है, ना कोई कारण बताया गया कि इस कोरोना काल में अचानक से सत्र बुलाने की आवश्यकता क्यों है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 13 मार्च को जब राजस्थान विधानसभा का चलता हुआ सत्र रोक दिया गया, उसका एकमात्र कारण कोरोना था। जिस वक्त 13 मार्च को जो कोरोना की स्थिति थी उससे कहीं ज्यादा भयानक स्थिति आज राजस्थान अपने आप में राजस्थान के सम्मुख है। चलिए एक सेकंड, ये रिएक्शन ले लेते हैं संगीता जी से। संगीता जी, क्या वजह है कि आप लोग सत्र बुलाने के लिए इतने आतुर है? राज्यपाल से मुलाकात कर ली जाती है और पूरा फोकस इसी बात पर कि किसी भी तरह से सत्र बुलाया जाए, क्यों? नेहा जी, मुझे लगता है कि मुझे फिर वही बात दोहरानी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश की घटना आप याद कर लीजिए जरा, महाराष्ट्र की घटना आप याद कर लीजिए जरा, और फिर आप राजस्थान की बात करेंगे तो मुझे लगता है आपको सारा वाक्य
वाक्य खुद समझ में आ जाएगा। जब हमारे पास बहुमत है, जब हम चर्चा करना चाहते हैं सत्र विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दों की, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कोरोना है, अरे केंद्र सरकार को बताइए ना आपकी कोरोना है, जनता परेशान हो रही है, क्यों केंद्र ने पूरे देश को परेशान किया हुआ है? संगीता जी, यानी कि ये माना जाए, यानी कि ये माना जाए कि सरकार को डर है, सरकार को डर है, सरकार को डर है मैम। संगीता जी, करने की आप परमिशन देते हैं? संगीता जी, सरकार को डर है क्या? एक तरफ आप कह रहे हैं हमारे पास तो पूर्ण बहुमत है, तो दूसरी तरफ अगर है तो उसे साबित करने की क्या जरूरत है? नेहा जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, मैं सिर्फ अंदाजे से आपको जवाब दे पा रही हूँ। संगीता जी, आवाज मिल रही है आपको? क्या बोल रहे हैं नेहा जी? चलिए एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की संगीता जी हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आप तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। पुनीत जी, सवाल इस बात को लेकर है, चलिए मैं आपके पास भी आऊंगी। निरंजन जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो हालात, जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि सत्र बुलाओ, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है हम तो इसमें दूर दूर तक कहीं नहीं है, हालांकि आरोप लगे जा रहे हैं। तीसरी तरफ जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, राजभवन का घेराव न सिर्फ राजस्थान में अभी 2 दिन पहले किया, बल्कि पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में राजभवन का घेराव किया जा रहा है। इस स्थितियों को देखते हुए क्या आपको लग रहा है, किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश है? निरंजन जी, देखिए नेहा जी, ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दोनों तरफ से ये नूरा कुश्ती चल रही है। एक तरफ जहां अशोक गहलोत जी हैं, वो अपने आप में फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। उनकी अपनी रणनीति ये है कि अगर विधानसभा का सत्र अगर चालू हो जाता है, उस सत्र के अंदर व्हिप जारी कर देते हैं, और व्हिप के अंदर जैसे ही ये व्हिप का उल्लंघन होगा, ये जो 18-20 जो भी ये जो विद्रोही जो विधायक है, इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद में विधानसभा जो बचेगी, वो विधानसभा के अंदर 180 या 178 सदस्यों की विधानसभा बचेगी, जिसके अंदर अशोक गहलोत जी अपना आराम से बहुमत साबित कर पाएंगे। इनका जो अपना रणनीति है वो ये है। और भारतीय जनता पार्टी या अपोजिशन कहूं या सचिन पायलट जी का जो ग्रुप है, उसके बारे में मैं कहूं तो उनकी रणनीति ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा समय मिले, और ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा तो उस तरीके से ये जो सरकार है इसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि जो भी सपोर्टिंग पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां जो सरकार के अभी समर्थन दे रही हैं, अशोक गहलोत जी की सरकार को समर्थन का जो पत्र देके बैठी हुई हैं, वहां पे भी धीरे धीरे करके वो बार्गेनिंग उनकी जो है वो बढ़ती जाएगी। और मान लीजिए यहाँ पे इनको और विधायक टूटकर आने की संभावना इनको लग रही है, तो ये भी इस मामले को चाहे 21 दिन का नोटिस कह लीजिए या कोई भी है, तो वो ये इनकी रणनीति ये है कि इस मामले को जितना लंबा खींचा जा सके, इस मामले को लंबा खींचा जाए। लेकिन मैं दोबारा से नेहा जी उसी बात पे आना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी या केंद्र सरकार, या मान लीजिए मैं कहूं कि आज जो कोरोना काल चल रहा है, इसके अंदर आज मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार की भी कहीं ना कहीं, या भारतीय जनता पार्टी की भी कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ी छितालेदर हो रही है, क्योंकि इस प्रसंग को जो है ना इतना लंबा खींचना कहीं भी जनता और आम प्रजा के हित में नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, ऐसे विषम परिस्थितियों के अंदर। और जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था आपको कि देखिए, जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जब विपरीत काल आता है, तो उस टाइम परस्पर जो प्राकृतिक रूप से दुश्मन होते हैं, सांप और नेवला भी एक घाट पे आकर के और अपने आप की जान बचाने की कोशिश करते हैं। तो कम से कम इस समय लोगों की भलाई को देखते हुए, जो आज वैश्विक जो परेशानियां हैं उनको देखते हुए, आज जो हमारे पड़ोसी देशों की जो हिमाकतें हो रही हैं, हमारी जो सीमाओं के ऊपर जो घटनाएं घट रही हैं, उनको देखते हुए, जो देश के अंदर जो कोरोना काल चल रहा है, इसको देखते हुए अभी मेरे हिसाब से इन चीजों को सरकार को पटाक्षेप करके, जैसे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जैसे दिल्ली के अंदर अपनी भागीदारी निभा करके, और दिल्ली के अंदर एक जो दिल्ली की सांस फूलने लगी थी कोरोना को लेकर के, और जैसे उन्होंने दिल्ली के अंदर इसको कंट्रोल किया या कंट्रोल करने के अंदर सहयोग किया, तो मेरे हिसाब से आज केंद्र को वो ही भागीदारी निभानी चाहिए। और इसको जो, जैसे मैं कहता हूं कि जो मोदी जी ने कहा था
कि आपदा को अवसर में तब ना देखें, इसको इस तरीके अवसर ना समझे कि ये आपदा को इस तरीके का अवसर ना बनाए, आपदा को आपदा ही समझे राजस्थान के अंदर, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। पुनीत जी, मैं आऊंगी आपके पास, आपसे भी बहुत सारे सवालात करने हैं, क्योंकि कोरोना काल में राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। राजनीति करने से राजनीतिक पार्टियां बाज नहीं आ रही, और ऐसे में सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो आम जनता का हो रहा है, क्योंकि सरकार है कि अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है, बीजेपी है कि उसमें सेंध लगाने में जुटी हुई है। राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठेगा, और आखिर क्या अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा पाएंगे? क्योंकि देखा जाए तो हालात, जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, अशोक गहलोत पूरी तरह से कोशिश ये कर रहे हैं कि सत्र बुला लिया जाए, विधानसभा सत्र बुलाया जाए, उसके अंदर बहुमत साबित किया जाए। सवाल ये है कि जब अशोक गहलोत के पास पूर्ण बहुमत है तो फिर आखिर उसे साबित करने की जरूरत क्या है? खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीता जी, आवाज मिल पा रही है आपको? संगीता जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? लगता है अभी भी उनके पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो सवाल ये है पुनीत जी कि जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि अभी बीजेपी की तरफ से ये भी नहीं कहा गया कि आप बहुमत साबित करें, फिर आपको क्या वजह लगती है कि अशोक गहलोत बार बार विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े हुए हैं? मैंने आपको पहले भी कहा कि गहलोत साहब पिछले 15 दिनों में जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं वो उनके जैसे अनुभवी राजनेता के अनुभव के विपरीत है। मैं नहीं जानता कि वो किन परिस्थितियों में है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि राजस्थान में कांग्रेस की ये सरकार अस्थिर सरकार हो चुकी है। ये अपनी इनर स्ट्रेंथ खो चुकी है और इसमें असंतोष बहुत बड़े लेवल पर है। वो किन परिस्थिति, वो सत्र बुलाना भी चाहते हैं या नहीं बुलाना चाहते, ये भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। इतने अनुभवी व्यक्ति सत्र बुलाने के लिए जो रिक्वेस्ट उनको राज्यपाल महोदय को देनी होती है, उसमें स्पष्ट रूप से कोई कारण बताने में असमर्थ होते हैं। इस कोरोना काल में कौन से ऐसे विधायी कार्य हैं, कौन से ऐसे विधेयक हैं जिनको लेकर सत्र बुलाया जाना आवश्यक है, उसका भी जिक्र न उनके प्रस्ताव में है और ना वो फ्लोर टेस्ट की बात उस प्रस्ताव में कर रहे हैं। जैसा निरंजन जी कह रहे थे, वो सत्र केवल मात्र इसलिए बुलाना चाहते हैं कि उस ड्यूरेशन में वो किसी अवसर पर वेब का इस्तेमाल कर जो सचिन पायलट जी और उनके साथ के 19 विधायक हैं उनकी सदस्यता खत्म कर सके। लेकिन आप मानेंगे ना ये बात तो कि बीजेपी की भी महत्वाकांक्षाएं हावी है उस पर, सरकार बनाने की कोशिशें तो कहीं ना कहीं चल रही है। हमारी कोई कोशिश सरकार बनाने की नहीं है। हम राजस्थान की प्रमुख विपक्षी दल हैं। राजस्थान में अनेक बार हमारी सरकार रही है। राजस्थान का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता आज असहाय और बेबस होकर ये जो कांग्रेस का नाटक और ड्रामा चल रहा है उसको देख रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द राजस्थान में वापस सुचारू शासन की व्यवस्था लौटे। और इसलिए हमने बार बार कहा है, जब गहलोत साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आज सचिन पायलट जी आ जाएं तो मैं उन्हें गले लगा लूं, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भाई आपको किसी ने रोक रखा है, आप जाइए और लगाइए सचिन पायलट जी को गले, इस गतिरोध को खत्म कीजिए और अपनी शासन प्रशासन को दुरुस्त कीजिए। लेकिन जो सत्ता लोलुपता की और जो आपसी संघर्ष, सत्ता लोलुपता का जो संघर्ष है और जो अहंकार की लड़ाई है, उसके कारण आज राजस्थान की आम जनता असहाय और बेबस सी है। और वो इन सब चीजों में अगर कोई सबसे ज्यादा भुगत रहा है तो राजस्थान की जनता भुगत रही है। ठीक है संगीता जी, सवाल ये है, क्योंकि जो मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी, आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। सवाल ये है कि विधानसभा सत्र बुलाने की बात बार बार की जा रही है, क्या वजह है इसके पीछे? क्यों सरकार विधानसभा सत्र बुलाना चाहती है? देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी दोहरा चाल चेहरा चरित्र नजर हर बार आता है। और ये जो कहते हैं कि कसमी और करनी में बहुत फर्क होता है। ये कहते हैं कि कोरोना चल रहा है, जनता के काम नहीं हो रहे और ये जो सरकार है वो होटल में बैठी है। तो भाई मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि पहले बात तो आप केंद्र सरकार को भी यही बात बोलिए कि जिन्होंने मध्य प्रदेश की जब सरकार बनानी थी तो लॉकडाउन किया
और जब पानी ऊपर से निकल गया, यानी कि हाथ से जब उनके ये कोरोना फिसलता हुआ लगा, तो उन्होंने सारा दारोमदार राज्य सरकारों पे छोड़ दिया। भैया कोई बात नहीं, राजस्थान का नाम तो ना सिर्फ देश में अपितु विदेशों में भी राजस्थान ने डंका बजाया है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कोरोना में बहुत अच्छा काम हुआ है। ये स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपनी बात में कह चुके हैं। एक दिन के अंदर आ रहे हैं। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप बीच में नहीं बोले, बीच में बोलना हमें भी आता है, लेकिन हम बीच में नहीं बोलते। ये संस्कार आप अपने संबित पात्रा जी से मत सीख कर आइए, ये संस्कार मत दिखाइए यहाँ पर। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ठीक है, एक करके अपनी बात रखिए ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, तो क्या है कि जब नरेंद्र मोदी जी खुद प्रशंसा कर चुके हैं राजस्थान की और मुख्यमंत्री की, तो उसके बाद यहाँ के लोग जब आरोप लगाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि जनता के जो काम है, जनता की जो समस्याएं हैं, उनको विधानसभा में डिस्कस किया जाएगा और ये बात भी साबित हो जाएगी कि हमारे पास संख्या बल है। ठीक है, दोनों चीजें जब हो जाएंगी तो क्यों भारतीय जनता पार्टी को इस पे संशय है, या क्यों गवर्नर साहब विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति नहीं देते? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर से दबाव है। मतलब ये आप किसको दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है? ये आप किसको दिखाना चाह रहे हैं? बीजेपी ने तो मांग नहीं की है क्या पुनीत जी? आप लोग मांग कर रहे हैं क्या बहुमत साबित करिए? हमारी सिर्फ एक मांग है कि राजस्थान की जनता को आप संभालिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए, अपनी सत्ता लोलुपता और अपने अहंकार की लड़ाई में राजस्थान की जनता के ऊपर अन्याय मत कीजिए। संगीता जी, फिर किसको दिखाना है मैम? किसको दिखाना है कि हमारे पास बहुमत है? कोई तो आपसे नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप बहुमत साबित करिए। गोलियां मारकर मार दिया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार। ठीक है, सुन लेते हैं पुनीत जी, सुन लेते हैं। सुनिए, अरे पुनीत जी, आपके मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते कि सत्ता लोलुपता। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2014 के बाद पूरे देश में जहां भी कांग्रेस शासित राज्य थे, वहां किस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने घिनौना जो कृत्य किया वो पूरे देश ने देखा है। और किस प्रकार आपने मध्य प्रदेश ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, मणिपुर ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, कितने गिनाएंगे हम? हमारा तो मुंह भी थक जाता है, लेकिन आप लोगों का पेट नहीं भरता। अरे हम पूछना चाहते हैं, देश की जनता पूछना चाहती है कि किस प्रकार से आप पैसे के दम पर आप कहते हैं कि राम के नाम पर वोट दे दीजिए, हिंदुत्व के नाम पर वोट दे दीजिए, आप कहते हैं गाय के नाम पर वोट दे दीजिए, आप कहते हैं सेना के नाम पर वोट दे दीजिए, सुन लीजिए मैम, सुन लीजिए, शहादत पर वोट मांगते हैं, लेकिन जनता के काम पर वोट मांगिए ना। लेकिन जनता के काम पर आप वोट मांगेंगे नहीं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को लानत है और पूरा देश आज शर्मसार है कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किस तरीके से। नहीं मैम, मुझे ये बताइए ना कि मचा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लेकिन संगीता जी, ये हालात और ये स्थिति जब पूरे देश में बनी हुई है, एक सेकेंड संगीता जी, देश एक सेकेंड सुन लीजिए संगीता जी, आज इसको शर्मसार करने का काम, आज इसको छिन्न भिन्न करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संगीता जी, सवाल सुन लीजिए मैम। सवाल ये है कि देश में जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है 14 लाख को पार कर गया है, मृतकों की संख्या 32,000 को पार कर गई है। राजस्थान में भी आंकड़ा कम नहीं है मैम, लेकिन ऐसी स्थिति में जब 200 विधायक एक जगह पर मौजूद होंगे तो राज्यपाल का भी यही कहना है कि ये कैसे सुनिश्चित हो कि कोरोना संक्रमण नहीं होगा, कोरोना नहीं फैलेगा। आप जान रहे हैं कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व इससे करा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ ऐसे ही रीजन दिया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है? नेहा जी, इस बात की भी मैं आपको जवाब देना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी कसनी और कड़ी में फर्क है। एक तरफ तो ये क्या कहते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन फ्लॉप हो गया, कि वहां पर 50 लोग भी नहीं थे। ठीक है, आपकी बात को मान लेते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कोरोना है भैया, ये भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं,
अरे भैया, दोनों बात कैसे कैसे साबित करोगे आप? एक तरफ तो कह रहे हो प्रदर्शन फ्लॉप हो गया, दूसरी तरफ कह रहे हो कोरोना है, भीड़ इकट्ठी करते हो। नहीं तो बहुमत साबित करने के लिए कौन कह रहा है आपको? मैम आप अपनी सरकार चलाइए। देखिए, मुझे ये भी आप जानकारी दे दें कि आप जब कार्यक्रम करते हैं, आपके मंत्री जी के यहाँ बर्थडे और शादी का कार्यक्रम होता है, वहाँ कितने लोग इकट्ठा थे? जरा उसकी भी जानकारी आप दे दीजिए। संगीता जी आप सरकार चलाइए, जनहित के कार्य करिए। कोरोना से किस कदर प्रदेश में हालात बने हुए हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करिए ना। क्यों बहुमत साबित करने पर अड़े हुए हैं आप लोग? नेहा जी, आप बार बार, मैंने आपको पहले भी कहा, मुझे लगता है कि आप बीजेपी की पक्षकार बन के बात मत करिए। ये मैम नहीं, ये दिक्कत है। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं, आप लोग स्वतंत्र है ये कहने के लिए कि मैं किसकी प्रवक्ता हूँ किसकी नहीं हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी आपको पहले इस बात को कह चुकी हूँ, क्योंकि मेरा काम दोनों से सवाल पूछना है। मैं आप दोनों से सवाल पूछ रही हूँ, मैं उनको सुन नहीं पा रही हूँ। ठीक है पुनीत जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या अब, क्योंकि ये देखिए ये आरोप ऐसा पहली बार नहीं है कि बीजेपी पर लगा हो। महाराष्ट्र में आधी रात में शपथ दिला दी जाती है, मध्य प्रदेश में आपके ही नेता ये कहते हैं कि अगर आलाकमान का आदेश हो तो हम 2 दिन में सरकार गिरा देंगे। ये इस तरह के जो आरोप है, इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं, क्यों इस तरह के बयान देती है बीजेपी? और अगर आप लोगों पर आरोप लगते हैं तो फिर आप पाक साहब अपनी छवि दिखाते हैं, क्यों आप लोगों पे आरोप ना लगे? नेहा जी, आपने महाराष्ट्र की बात की, मैं आपको बताना चाहूंगा, और सबको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी, और उसको पूरा मैंडेट देकर वापिस से सर आपके पास बहुमत था क्या? आपने शपथ दिलवा दी, आपके पास बहुमत था क्या? आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा सब। आप मेरी बात सुन लीजिए। वहां पर शिवसेना को तोड़कर और जनता के जनादेश का अपमान कर बैकडोर से कांग्रेस ने एंट्री की है प्रशासन के अंदर, राज्य के अंदर। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश सीधा बोलिए ना, आपका मोल भाव नहीं हुआ वहां पर। आप दूसरी पार्टी पे आरोप लगा देते हैं। बोल दीजिए कि हमारा सीएम और डिप्टी सीएम पे मोल भाव नहीं हुआ, इसलिए दूसरी पार्टी के साथ जाके शिवसेना ने सरकार बना ली। ये बोलने में क्यों दिक्कत हो रही है? मैं समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, कांग्रेस के साथ जाके शिवसेना ने सरकार बना ली। क्यों बना ली सर, क्यों बना ली? आप बताइए कि आपके मोल भाव नहीं हुआ ठीक से, इस वजह से ऐसा हो गया, शिवसेना चले गई वहां पर। यकीन नहीं करते ना, मोल भाव में यकीन कर रहे होते तो वहां पर हमारी सरकार होती। हमने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के नहीं, जब आपके पास बहुमत नहीं था तो जब आपके पास बहुमत था ही नहीं, आप ये सियासी घटनाक्रम तो पहले से चल रहा था, लेकिन उस बीच देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी जाती है। क्यों दिला दी जाती है? मध्य प्रदेश में बनी हुई सरकार गिर जाती है, क्यों गिर जाती है? क्यों बीजेपी वहां पे सरकार बना लेती है? सर ये तमाम चीजें अगर हैं तो आप लोगों पे सवाल नहीं उठेंगे क्या? नेहा जी, मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ जी के बीच में जिस प्रकार के मतभेद थे वो जग जाहिर थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई मध्य प्रदेश की जनता के बारे में जब भी कोई सवाल उठाते थे तो कमलनाथ जी ने कहा कि सड़कों पर उतर जाओ, देख लूंगा। जहां इस प्रकार का अहंकार हो, आज कांग्रेस में असल में ओल्ड गार्ड्स और यंग गार्ड्स के बीच में एक संघर्ष छिड़ा हुआ है। आज कांग्रेस का केंद्रीय आला कमान कमजोर हो चुका है। उस आला कमान का अपने प्रदेश के नेताओं पर, क्षेत्रीय क्षेत्रों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। उसी के कारण इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। कांग्रेस सिर्फ राजस्थान नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, पूरी जगह छिन्न भिन्न हो रही है। हरियाणा में अशोक तंवर नाराज होकर पार्टी छोड़ते हैं, वहां मिलिंद देवड़ा नाराज हैं। संजय झा कोई एक प्रश्न उठा देते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। वहां उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद नाराज हैं। खुद का घर जो बिखर रहा है उसके लिए दूसरे को दोष देना उचित नहीं है। ठीक है निरंजन जी, क्या मौजूदा सरकार को इस बात का खतरा है कि अगर 1-2 विधायक भी इधर उधर हुए तो हमारी सरकार खतरे में है, लिहाजा अभी बहुमत पेश कर, बहुमत साबित कर 6 महीने की छुट्टी चाहती है सरकार कि 6 महीने तक कम से कम इस सिरदर्दी से मुक्ति मिल गई? निरंजन जी, एक चीज को तो स्पष्ट कर लें, किसी कॉन्फिडेंस मोशन आ जाने से किसी सरकार को 6 महीने की इम्यूनिटी नहीं मिलती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद अगले 6 महीने तक वापस से नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता है। लेकिन कोई सरकार आज बहुमत प्राप्त कर ले और 10 दिन बाद अल्पमत में आ जाए
तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। इस संवैधानिक स्थिति को, इस विधायी स्थिति को क्लियर रखना चाहिए। और गहलोत साहब किसी भी रूप से फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपने 3 पत्र वो लिख चुके हैं अभी तक गवर्नर साहब को। किसी पत्र में उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए मांग नहीं, किसी पत्र में उन्होंने फ्लोर टेस्ट को आधार नहीं बनाया है। वो जो आधार बना रहे हैं वो सारे वो आधार हैं जिसके कारण चलते हुए विधानसभा सत्र को कोरोना के कारण। सर, मेरा ये कहना है तकरीबन 6 महीने, यानी कि ये है कि अगर आज बहुमत साबित कर देती है सरकार, तो हर दूसरे दिन आप बोल देंगे कि आप तो अल्पमत में हैं, आप बहुमत साबित करिए। ऐसे नहीं होगा ना, ऐसी चीजें नहीं होती है ना। अगर आज बहुमत साबित कर देती है सरकार, तो वो आने वाले कुछ दिनों तक तो बहुमत साबित नहीं करेगी ना। नहीं, इसके अंदर ये कांग्रेस से प्रश्न पूछिए, आप हमारे से मत पूछिए। हम नहीं कह रहे कि वो अल्पमत में है कि वो बहुमत में है। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी राजस्थान में अपनी इनर स्ट्रेंथ खो चुकी है। उनकी पार्टी में बहुत भारी संकट है, पूरी तरीके से अविश्वास है, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव उत्पन्न हुआ है। वहां में मनभेद से कहीं ज्यादा मतभेद हो गए हैं। नेता एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक जाजम पर बैठकर राजस्थान की जनता का भला सोचने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। निरंजन पोद्दार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बोझ बन चुकी है जी निरंजन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो मध्य प्रदेश में हुआ, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि एक छोटी लड़ाई थी। जी जी नेहा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल। देखिए, अभी पुनीत जी ने अपनी बातों से खुद स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी सदन क्यों बुलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो पत्र भेजा है गवर्नर हाउस, उसमें ये कतई नहीं लिखा हुआ कि आप बहुमत पेश करना चाहते हैं। उसमें ये लिखा गया है कि कोरोना के चलते जनता की जो समस्याएं हैं वो वहां पर डिस्कस करी जाएंगी। तो अब ये तो खुद ही इस बात को कह रहे हैं। मैं अभी तक जो कह रही थी वो पुनीत जी खुद अपने मुख से कह दी है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठी और कसनी और करनी में। तो ये भी तो बात है ना संगीता जी, कि अगर कोरोना से जुड़ी हुई कोई भी चीज आपको लेके आनी है तो आप अध्यादेश लेके आइए। बहुमत से आपकी सरकार है, किसने मना किया है? लेकिन ठीक है, पूरे देश में पहली बार यहाँ पर ही राजस्थान में ही हुआ है कि यहाँ पर फ्री इंजेक्शन दिए जाएंगे। आज तक अभी तक कहीं भी किसी भी राज्य में पूरे देश में कहीं पर भी ये घोषणा नहीं हुई है। सिर्फ राजस्थान में ये घोषणा हुई है कि फ्री इंजेक्शन जो है वो राजस्थान में शुरुआत की गई है। तो पुनीत जी, आपको तो समझना चाहिए कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार किस तरीके से। ठीक है, हम क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में एक सवाल मेरा निरंजन पोद्दार जी से है। निरंजन जी, जो हालात हमने मध्य प्रदेश में देखे कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच किस तरह की फूट थी, वो जग जाहिर हो गई, क्या वही हालात अब हम राजस्थान में देख रहे हैं? क्योंकि अशोक गहलोत खुद ये स्वीकार करते हैं कि पिछले 1.5 साल से उनकी सचिन पायलट से किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई। तो यानी कि अगर बात नहीं हुई, आप लोग डिप्टी सीएम और सीएम मिलकर सरकार चला रहे हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो जाहिर तौर पे फूट थी जो कि अब सभी के सामने आ गई। निरंजन जी, देखो निश्चित रूप से देखिए नेहा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि सरकार के बीच में अपने आप में एक आत्मविश्वास की कमी थी। क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से टेप कार्ड चल रहा है, फोन टैप करवाए जा रहे हैं, एक डिप्टी सीएम के फोन टैप करवाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अविश्वास की कमी है। या यूं मान के चलिए कि आपस में जो एक सरकार है उसके बीच में वो टीम आपस में एक दूसरे के खिलाफ खेल रही है। तो निश्चित रूप से ये उसका परिणाम है। और देखिए, सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को भी मैं ये कहता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी समय पे अगर भारतीय जनता पार्टी भी क्षुद्र राजनीति करती है, जनता के ऊपर फोकस ना करके, और ये सरकार बनाने और सरकार गिराने के खेल में अगर वो लगती है, तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके अंदर नेहा जी, मेरा ऐसा मानना है, इसके अंदर कहीं ना कहीं ये चाहे कांग्रेस चाहे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितना भी ठीकरा फोड़ दे, लेकिन कदाचित इसके अंदर कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसी का फेल्योर मैं इसके अंदर मानता हूं। चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो राजस्थान के अंदर हो,
और चाहे वो आने वाला कहीं और भी कहीं हो सकता है अभी। लेकिन निरंजन जी, देखिए, फेलियर चाहे सीधी सी किसी का भी हो, लेकिन इस बीच अगर सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।